दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही छोटी प्यारी मज़ेदार कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस कहानी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द डिफेक्टिव क्लॉक। क्या मतलब हुआ दोस्तों? डिफेक्टिव एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है खराब। क्लॉक का मतलब होता है घड़ी। विशेष तौर पर जो दीवार की घड़ी होती है उसे क्लॉक कहा जाता है, और जो हाथ में पहने जाने वाली घड़ी है उसको वॉच कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? द डिफेक्टिव क्लॉक, खराब घड़ी। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं से पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनें, और यदि आज की कहानी में आपको कोई नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको नोट करें, और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वन डे सुरेश's फादर गेव हिम मनी and asked him to buy a clock from the market। क्या मतलब हुआ? वन डे सुरेश's फादर। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। गिव का मतलब होता है देना, और सेकंड फॉर्म है गेव। वन डे एक दिन, सुरेश's फादर। दोस्तों, यहाँ सुरेश के बाद एपिस्ट्रॉफी एस है जिसका मतलब होता है का, की, के। जब हम किसी भी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ते हैं तो वहाँ एपिस्ट्रॉफी एस का यूज़ किया जाता है। तो सुरेश's फादर का मतलब हुआ सुरेश के पिता। एक दिन सुरेश के पिता ने गेव हिम उसे दिए, मनी पैसे दिए, एंड आस्क्ड हिम। दोस्तों, आस्क मतलब होता है पूछना। उसके अलावा किसी को कुछ काम करने को कहने को भी आस्क कहा जाता है। एंड आस्क्ड हिम, और उसको कहा, टू बाय खरीदने को, अ क्लॉक एक घड़ी, फ्रॉम द मार्केट। फ्रॉम मतलब से, फ्रॉम द मार्केट बाजार से। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? वन डे सुरेश's फादर गेव हिम मनी एंड आस्क्ड हिम टू बाय अ क्लॉक फ्रॉम द मार्केट। एक दिन सुरेश के पिता ने उसे पैसे दिए और बाजार से एक घड़ी खरीदने को कहा। चलिए आगे देखिए। सुरेश वेंट टू अ शोरूम एंड बॉट अ ब्यूटीफुल क्लॉक। क्या मतलब हुआ? सुरेश वेंट टू अ शोरूम। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये भी एक पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। गो का मतलब होता है जाना, और सेकंड फॉर्म है वेंट। आप इसे नोट कर लीजिए, WENT। सुरेश वेंट, सुरेश गया। कहाँ गया? टू अ शोरूम, एक शोरूम पर गया। एंड बॉट, और दोस्तों ये भी पास्ट का ही वाक्य है, तो और यहाँ पर ये सेकंड फॉर्म लगाई गई है। बाय का मतलब होता है खरीदना, सेकंड फॉर्म है बॉट। स्पेलिंग को नोट कर लीजिए, BOUGHT। एंड बॉट, और खरीदी या खरीद ली, अ ब्यूटीफुल क्लॉक एक सुंदर घड़ी। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? सुरेश वेंट टू अ शोरूम एंड बॉट अ ब्यूटीफुल क्लॉक। सुरेश एक शोरूम पर गया और एक सुंदर घड़ी खरीद ली। चलिए आगे देखिए। When he reached home, it When he reached home, it was 12 o'clock in
द आफ्टरनून। क्या मतलब व्हेन ही रीच होम। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी एक पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। रीच का मतलब REACH, रीच का मतलब होता है कहीं पहुँचना, सेकंड फॉर्म में रीच्ड। और व्हेन का मतलब होता है दोस्तों जब या फिर कब। उसके अलावा ये जो शब्द है ये एक इंट्रोगेटिव वर्ड भी है, मतलब ये एक प्रश्नवाचक शब्द भी है। आप इसे जब कोई इंट्रोगेटिव वाक्य बनाएंगे तब आप इसका प्रयोग कर सकते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड के रूप में। उसके अलावा ये एक साधारण शब्द भी है। तो व्हेन का मतलब होता है कब या फिर जब, तो यहाँ पर इसका मतलब है जब। तो क्या अर्थ हुआ, व्हेन ही रीच्ड होम, जब वह घर पहुँचा। इट वॉज 12 o'clock, इट वॉज 12 o'clock मतलब कि 12 बजे हुए थे। इट वॉज 12 o'clock 12 बजे थे। इन द आफ्टरनून दोपहर में। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, व्हेन ही रीच्ड होम इट वॉज 12 o'clock इन द आफ्टरनून, जब वह घर पहुंचा दोपहर के 12 बजे थे। सो वन हैंड ऑफ द क्लॉक, सो इसलिए वन हैंड ऑफ द क्लॉक वॉज ओवर द अदर। दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई भी ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर वॉज या फिर वर्ब का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। और दोस्तों सिंपल पास्ट में या फिर सिंपल में कभी भी वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है, मतलब कि जो क्रिया है उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, मात्र नाउन या एडजेक्टिव को ही लेकर वाक्य बनाया जाता है। तो ये सिंपल पास्ट का ही वाक्य है जहाँ पर वॉज का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है। तो क्या अर्थ हुआ, सो इसलिए वन हैंड ऑफ द क्लॉक, क्या अर्थ हुआ कि घड़ी का एक हाथ, वॉज ओवर ऊपर था, द अदर दूसरे वाले के। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि सो वन हैंड ऑफ द क्लॉक वॉज ओवर द अदर, इसलिए घड़ी का एक हाथ दूसरे के ऊपर था। तो दोस्तों इस चीज़ का मतलब आपको समझ ही आ गया होगा। यहाँ जो हैंड है, जो हाथ लिखा है, बेसिकली ये जो घड़ी की जो सुई होती है उसके बारे में बात कर रहे हैं। और 12 बजे का जब समय होगा तो जाहिर सी बात है, जब हम इस एनालॉग घड़ी के बारे में बात करते हैं, दो तरह की घड़ियाँ होती हैं, डिजिटल और एक एनालॉग। जो डिजिटल होती हैं नंबर वाली होती हैं, और ये जो एनालॉग घड़ियाँ हैं इसमें ये सुइयाँ लगी होती हैं। तो 12 बजे के समय आपने देखा होगा कि जो मिनट वाली सुई है और जो घंटे वाली सुई है वो दोनों एक ही के ऊपर नीचे होते हैं 12 बजे। तो इस वजह से इन लोगों को कन्फ्यूज़न हो गई। क्या अर्थ हुआ, द होल फैमिली इंक्लूडिंग सुरेश थॉट दैट द शॉपकीपर हैड गिवन हिम अ डिफेक्टिव पीस। क्या अर्थ हुआ, द होल फैमिली। दोस्तों WHOL होल का मतलब होता है पूरा, तमाम। द होल फैमिली इंक्लूडिंग सुरेश मतलब क्या हुआ कि पूरा परिवार, इंक्लूडिंग सुरेश, सुरेश को मिलाकर, थॉट सोचा मतलब क्या हुआ कि पूरे परिवार ने, जिसमें सुरेश भी शामिल था, उसने सोचा। और ये थिंक की सेकंड फॉर्म में थॉट पास्ट का वाक्य है। मतलब क्या हुआ कि पूरे परिवार ने, सुरेश भी जिसमें शामिल था, उसने सोचा दैट द शॉपकीपर हैड गिवन हिम अ डिफेक्टिव पीस। और दोस्तों ये जो वाक्य है, इस वाक्य में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया। तो ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है पास्ट में किसी क्रिया का पूरा होना, पाया जाना। तो इस तरह से क्या अर्थ निकला कि, और ये गिव की थर्ड फॉर्म में गिवन, पूरे परिवार ने सोचा कि दुकानदार ने उसे एक डिफेक्टिव मतलब कि जो ख़राब पीस है वो दिया था। सुरेश वेंट टू द शॉप फॉर रिप्लेसमेंट। दोस्तों रिप्लेसमेंट नाउन है। रिप्लेसमेंट का मतलब बेसिकली होता है जब हम एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ हमें प्राप्त हो जाए। कई बार हम कुछ खरीदते हैं और वो चीज़ उसमें कोई डिफेक्ट हो और उसके बदले जब हम उसको दे देते हैं और हमें दूसरा पीस मिल जाता है, तो इस प्रक्रिया को रिप्लेसमेंट कहा जाता है, जो कि एक नाउन है। यदि आप इसके वर्ब के बारे में बात करें तो रिप्लेस वर्ब है, लेकिन ये रिप्लेसमेंट है तो ये नाउन है। तो क्या अर्थ हुआ, सुरेश वेंट टू द शॉप, सुरेश दुकान पर गया, फॉर रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट के लिए दुकान पर गया। बाय दैट टाइम, बाय दैट टाइम का मतलब था उस समय तक। टू हैंड्स हैड बीन सेपरेटेड। और दोस्तों ये पैसिव का वाक्य है जहाँ पे हैड बीन के साथ थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। सेपरेट का मतलब होता है अलग होना, थर्ड फॉर्म में सेपरेटेड। बाय दैट टाइम उस समय तक, टू हैंड्स हैड बीन सेपरेटेड दोनों हाथों को अलग किया जा चुका था।
एंड वर विजिबल, विजिबल का मतलब दिखाई देना, और वो दिख रहे थे मतलब कि उनको देखा जा सकता था, एंड वर विजिबल। वैन सुरेश रियलाइज्ड हिज फुलिशनेस, और दोस्तों रियलाइज़ का अर्थ होता है किसी चीज़ के बारे में पता चलना, ज्ञात होना, या कह सकते हैं एहसास होना, रियलाइज़ कहते हैं, सेकंड फॉर्म रियलाइज्ड। वैन सुरेश रियलाइज्ड हिज फुलिशनेस, जब सुरेश को अपनी मूर्खता का एहसास हुआ, ही फेल्ट वेरी एम्बेरेस्ड, फील का मतलब महसूस करना, सेकंड फॉर्म फेल्ट, एम्बेरेस्ड का मतलब शर्मिंदगी, ही फेल्ट वेरी एम्बेरेस्ड, उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, एंड रिटर्न टू हिज होम, और वो अपने घर वापस लौट आया। आगे देखिए, वैन हिज फैमिली मेम्बर्स केम टू नो अबाउट देयर फुलिशनेस दे ऑल्सो फेल्ट वेरी एम्बेरेस्ड, क्या अर्थ हुआ, वैन हिज फैमिली मेम्बर्स केम टू नो अबाउट देयर फुलिशनेस। और दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। कम टू नो का मतलब होता है पता चलना, और ये सेकंड फॉर्म है। तो क्या अर्थ हुआ कि जब उसके परिवार को देयर फुलिशनेस, अपनी, और दोस्तों देयर यहाँ पर क्यों लगा है, जब कोई चीज़ एक से ज़्यादा लोगों से संबंधित होती है तो देयर का यूज़ किया जाता है, और यहाँ पर ज़्यादा सदस्यों के बारे में बात हो रही है जो कि प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर देयर का यूज़ किया गया है। तो क्या अर्थ हुआ, व्हेन हिज फैमिली मेम्बर्स केम टू नो अबाउट देयर फुलिशनेस, जब उसके परिवार को अपनी मूर्खता के बारे में पता चला, दे ऑल्सो फेल्ट वेरी एम्बेरेस्ड, उन्हें भी बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई। चलिए, तो दोस्तों इस तरह से ये छोटी सी कहानी यहीं ख़त्म होती है, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो और आपने आज कुछ कहानी में सीखा हो, कुछ भी इंग्लिश वगैरह सीखी हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यदि आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।